Hey guys, welcome back on this PT Pointer History series by me, Shreyansh Nigam. I'm the faculty of history on Ashish Malik IS Academy YouTube channel. I hope so that you all are doing good and are safe at your homes. And following this series, I'll be telling you some more bullet points regarding this chapter, that is the Central Islamic land. बट बिफोर दैट आई मस्ट से दैट आप प्रीवियस पार्ट्स भी एक बार देख लें सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजिकल order. Okay, so before starting the topic, I would like to tell about these three dynamic batches that have recently started on 13th of July. So if you are preparing for civil services 2020 or 2021, then you can join the Unacademy Plus platform, and these are the batches that you can join regarding the languages. Like this is the bilingual, this is the Hindi batch, and this is an English batch. Okay, and also the most important thing, that if you want to take and avail 10% off, 10% discount on Unacademy Plus subscription fees, then you can use this code, which is Ashish Malik 10. You can use this code as a referral code. You can use this code here and you will instantly get 10% off in the fees. And the next thing is this book by Ashish Malik sir, which is available on Flipkart and Amazon. Link is also in the description box. You can purchase it. It will definitely help you in your current affair section. So, talking about the today's video, I would like to tell कि ये दिस इज़ द बुक ऑफ क्लास 11 NCERT हिस्ट्री, जिसको कि मैंने एज अ सोर्स यूज़ किया है फॉर द सीरीज ऑफ एज अ सोर्स ऑफ दिस सीरीज. ओके, and also the most important thing, that if you have not joined still you have not joined this telegram channel of Ashish Malik sir, you can join this for having to get the PDF and also the notes, and you will and here you will also get atmosphere regarding preparation. सो अभी तक की हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स, एंड ऑल्सो कवर्ड सम मोर मैनी रेलिवेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग दी सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें कि हम लोगों ने राइज़ ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद एंड बेसिकली मदीना, मक्का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने पढ़ा है. आज हम लोग और भी कई सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो आज की इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपकी पहली स्लाइड है, थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस वीडियो के कुछ एंडिंग पार्ट की बात करें, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद द थिंग्स. जैसे कि उसमें हम लोगों ने मिस्र के बारे में पढ़ा था, मींस द अरेबिक नेम, विच वाज द अरेबिक नेम ऑफ इजिप्ट. ठीक है, जिसमें कि बताया गया था कि फॉर द सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनी अदर स्कॉलर्स, एक सोसाइटी, सिटी, एक क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक सिटी जैसा फॉर्म होने लगा था, जो कि बेसिकली वहाँ पे मिस्र की बात आई थी, विच वॉज द अरेबिक नेम ऑफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इट इज़ अ अरेबिक नेम ऑफ इजिप्ट. ठीक है, उसी के साथ बात आई थी दैट कायरो विच बिकम्स द कैपिटल एट द टाइम ऑफ इजिप्ट. सो ये सारी कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड चल रहा था. यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस पार्ट सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे बात करते हैं. देखिए, वहाँ पे एक वास्ट अर्बन डेवलपमेंट हो गया था, एक मतलब एक नेटवर्क टाइप का डेवलप हो गया था, जो कि क्या कर रहा था, बेसिकली लिंक कर रहा था एक टाउन को दूसरे टाउन से, बिकॉज लाइक टाउन्स आर लाइक दिस. ठीक है, अगर इस तरीके से टाउन है तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, लिंकिंग कर रहे थे. जैसे आज के टाइम पे होता है दैट इफ़ देयर इज़ अ स्टेट में कैपिटल है, तो वो सारे के सारे टाउन्स कहीं ना कहीं उस कैपिटल से लिंक्ड रहते हैं. तो उस टाइम पे भी इसी तरीके से लिंकेज सारे के सारे सिटीज़ या फिर अर्बन नेटवर्क्स के बीच में रहता था, जो कि एक सर्किट के फॉर्म में हमें अपीयर हुआ. ठीक है, अब वहाँ पे जो हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम कह सकते हैं, मीन्स जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द सिटी यहाँ पे कह सकते हैं, वर द टू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस रेडिएटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर. बेसिकली जो जो दो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग वन, बिल्डिंग टू, ये एक तरीके से एक सिंबल थी किस चीज़ का, तो इट इज़ दे आर द सिंबल ऑफ कल्चर एज वेल एज द इकोनॉमिक पावर. जैसे कि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ एक आर्कियोलॉजिकल साइट होती है, या कुछ ना कुछ एक ऐसा बिल्डिंग होती है जो कि कहीं ना कहीं एक उसकी कल्चरल
कल्चरलिटी और इकोनॉमिक बेसिस पे किस तरीके से कंट्री की कंडीशन है उसको दर्शाती है। सो सेम उस तरीके से वहाँ पे भी था दैट देयर वाज इन द सेंटर देयर वाज टू बिल्डिंग्स। अब उसमें पहली बिल्डिंग जो थी वो कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क थी, मस्जिद अल जामी, और जो कि काफ़ी बड़ी थी, दूर से ही दिख जाती थी, ठीक है। और दूसरा जो था वो सेंट्रल मार्केट प्लेस था, ठीक है, जिसमें कि लाइन से सारी की सारी शॉप्स लगी रहती थी। अब इसमें क्या था, सिटी, ये जो सिटी जो थी बेसिकली, इसमें जो रेसिडेंट्स थे या फिर जो घर थे वो कई तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइडेड थे। जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे या स्कॉलर्स होते थे, ये सब एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में रहते थे। जैसे अगर हम इस तरीके से बात करें, ये हो गया सेंटर, तो यहाँ पे कौन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे और स्कॉलर्स रहेंगे, ठीक है। तो वही आप उसी तरीके का पहला पॉइंट देख सकते हैं, द सिटीज़ व होम्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो सिटी थी वो एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स व द आईज ऑफ द स्टेट, मीन्स दे आर द मेन होल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट। एंड देन आफ्टर कम्स द स्कॉलर्स एंड द मर्चेंट्स, जो कि कहाँ रहते थे, तो हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर, जो कि मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात किसकी बारी आती थी, तो स्कॉलर्स की बारी आती थी, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स या फिर सोल्जर्स होते थे, दे हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन द आउटर सर्किल। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द इनर सेंटर में, देन इसके बाद जो एक सर्किल आता है वहाँ पे स्कॉलर्स और जो अदर नोबल पर्सन्स रहते थे वो, फिर इसके बाद जो दूसरा आउटर सर्किल आता है यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और साथ ही कौन रहता था, सोल्जर्स रहते थे। ईच बिफिटेड विद द ओन मॉस्क, हर किसी एक सर्किल में, हर एक एरिया में अपना खुद का एक मॉस्क, एक चर्च और एक साइनागॉज मीन्स अ ज्यूइश टेम्पल रहता था। साथ ही में इसके फॉर द बेसिक नीड्स, फॉर द बेसिक लाइवलीहुड पर्पस, जो नीड्स होती थी वो फुलफ़िल होती थी सब्सिडरी मार्केट्स से, जो हर एक क्वार्टर या फिर सर्किल के बेसिस पे रहती थी। पब्लिक बाथ एंड द सब्सिडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहती थी, जहाँ पे विच आर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस, जहाँ पे लोग आकर के क्या होते थे, मीट करते थे, ठीक है। सो मीटिंग पॉइंट माने जाते थे। तो अगर हम इनके सिटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट द सिटी स्ट्रक्चर, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एट द सेंटर। सेंटर में कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं एंड ऑल दीज थिंग, सॉरी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इन द सेंटर। इन द सेंटर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। देन इसके बाद फिर सर्किल में आपको स्कॉलर्स और मर्चेंट देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद फिर ऑर्डिनरी पीपल के साथ साथ यहाँ पे आपको सोल्जर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक और अभी एक सर्किल या फिर आउटर, जिसको हम लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी कहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को एकदम पुअर पीपल जो है देखने को मिलेंगे इन द फर्दर वीडियो, ठीक है। तो पुअर पीपल हम लोग को आउटस्कर्ट पे देखने को मिलेंगे। हर एक अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्किल में दो दो कॉम्प्लेक्सेस हम लोग को देखने को मिले थे, दो बिल्डिंग्स देखने को मिली थी, ठीक है। दो बिल्डिंग्स देखने को मिली थी विच वर दी रिप्रेजेंटेशंस या फिर सिंबल्स ऑफ द रिलीजियस कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसको कि हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक बेसिस के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे वो थी, ठीक है। तो आई होप सो सिटी का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, सो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स जो थे वो क्वार्टर्स में रहते थे आउटर सर्किल पे, सबके पास एक अपना अपना मॉस्क, चर्च, साइनेजेस रहते थे। सब्सिडरी मार्केट्स एंड द पब्लिक बाथ्स आर द इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेसेस। इसके बाद अब अगर हम आउटस्कर्ट, जो कि अभी अभी मैंने बताया है कि आउटस्कर्ट्स पे क्या होता था, सो इट वाज द हाउसेज ऑफ द अर्बन पुअर पीपल, ठीक है। अर्बन अर्बन पुअर पीपल के घर होते थे। अ मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ब्रॉट फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री एट द एंड ऑफ द कंट्री साइड्स पे, कंट्री साइड से उनको लेकर के आया जाता था, परचेज किया जाता था। caravan stations and unclean shops such as those dealing in the tanning and butchering। तो बेसिकली ये एसेंशियल फीचर्स थे या फिर ये फीचर्स वो थे जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द हाउसेज, जहाँ पे बेचारे गरीब लोग रहते थे, उनकी कंडीशंस वर नॉट सो गुड एज दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स और दैट ऑफ द स्कॉलर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। ओके, सो इसके बाद पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड द अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ एंड लग्जरीज इन लार्ज दी सर्किट ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली एक्सचेंज होता था, जो ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता था वो, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है वो
क्या होता था, इट वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सर्किट ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आई होप सो ये आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैप बेसिस पे हम लोग समझेंगे। देखिए जो जियोग्राफी थी वो मुस्लिम एम्पायर के फेवर में थी। कैसे थी? क्योंकि जो मुस्लिम एम्पायर था वो कहाँ तक की फैला हुआ था, वो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में था, इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी। अब आप यहाँ पे तो देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और इसी के साथ लगा हुआ ये रेड सी, और रेड सी के फर्दर अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो अरेबियन सी एंड देन इंडियन ओशियन आता है एट दी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक, सो इसका मतलब जो था ये जितना भी एरिया ये सब है ये सब इस्लाम के अंडर आता था। सो अगर इस्लाम के अंदर आता था तो दे वर एट द मेन ट्रेडिंग जोन्स, ट्रेडिंग ट्रेडिंग जोन्स के बीच में था। वन इज़ द मेडिटेरेनियन सी फॉर द ईस्टर्न पार्ट एंड अनदर वॉज फॉर द वेस्टर्न पार्ट जो कि था इंडियन ओशन। सो कहीं ना कहीं इस्लाम वॉज इन अ या मुस्लिम एम्पायर वॉज एट अ प्रिविलेज प्लेस। ठीक, सो आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद फॉर 5 सेंचुरीज 5 सेंचुरीज तक अरब और ईरानियंस जो थे दे वर द ट्रेडर्स मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया, यूरोप। दिस ट्रेड पास्ड थ्रू 2 मेजर रूट्स नेमली द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। देखिए यहाँ पे पहले तो हम आपको मैप दिखा दें। देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो अरब और ईरानियंस की बात है, ये तो ये हो गया अरब और इधर आपका पूरा हो गया ईरानियंस। ठीक, सो ईरानियंस। इसके बाद मोनोपोलाइज्ड का मतलब कि सिर्फ दे वर ओनली देयर, नो अदर कॉम्पिटिटर, नो अदर ट्रेडर्स वर देयर, सिर्फ अरब और ईरानियन ही थे। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड मीन्स बाय द वाटर जो ट्रेड होता था, जिसमें जो कि आप यहाँ पे एरोस के थ्रू, ब्लू एंड रेड एरोस के थ्रू देख सकते हैं। देन दिस ट्रेड पास, और ये होता किन के बीच में था, तो चाइना, इंडिया एंड यूरोप। तो यूरोप आपका ये रहा, चाइना ये, और इंडिया ये रहा। तो मैपिंग भी आपकी यहाँ पे हो रही है। दिस ट्रेड पास थ्रू 2 मेजर रूट्स, यहाँ पे 2 मेजर रूट से होकर के गुजरता था। एक तो था रेड सी। सो रेड सी कहाँ पे है गाइस? सो रेड सी आपका यहाँ पे रेड सी, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा इस पॉइंट पे आपका रेड सी आता है। ठीक है, ये रहा आपका रेड सी, और इसी के साथ लगा हुआ आगे अगर हम बात करें, सो दिस इज दिस इज दिस इज दी पर्शियन गल्फ। ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ और ये हो गया रेड सी। तो ये 2 ट्रेड रूट्स थे फॉर द ट्रेडिंग विथ इंडिया, चाइना एंड यूरोप। अगर हम चाइना की यूरोप की बात करें तो वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता था, इंडिया एंड चाइना जो था वो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता था। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैप के बेसिस पे आपको चीज़ें भी आसानी से क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करें 10th सेंचुरी BCE की, सॉरी 10th सेंचुरी की, सो वहाँ पे रेड सी जो था, अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि रेड सी एंड पर्शियन गल्फ बोथ वर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पे जो रेड सी का रूट था इट गेंड ग्रेटर इम्पॉर्टेंस ड्यू टू द राइज ऑफ कायरो विच वॉज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ इजिप्ट एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर। अब देखिए कायरो जो थी इट बिकम्स एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर, जो कि बहुत क्लोज थी। देखिए यहाँ पे आपकी अगर समवट कायरो है तो ये आपकी रेड सी से क्लोज है, ये पर्शियन गल्फ आपका दूर है। दैट इज़ वाई जो रेड सी वाला एरिया था इट गेंड मोर इम्पॉर्टेंस एज कायरो बिकेम द सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज़ ऑफ इटली। सो इटली आपका कहाँ पे है? इटली आपका इस जगह पे है। सो ये आपका ईस्टर्न में ही तो फॉल किया ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जब इतना ट्रेडिंग होने लगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, तो वहाँ पे फिजिकल सिस्टम की भी नीड थी। तो फिजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एंड द मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मनी। अब जो मार्केट एक्सचेंज हो रहा था, फिजिकल सिस्टम मीन्स इनकम एंड एक्सचेंज हो रही थी, इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ देन इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो मनी थी ये मनी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। अब ये मनी कहाँ से आएगी या फिर किस चीज़ को हम लोग एग्जैक्टली मनी कहेंगे,
वैसे तो बेसिक डेफिनेशन की मनी की क्या होती है, मनी इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के भाषा में कहें तो मनी वह एक वस्तु है जो कि राज्य या फिर सरकार के द्वारा मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं ऑथराइज्ड होती है, और किसी भी गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज पे हम उसे क्या करते हैं, देते हैं, और वो ऑल ओवर दी प्लेसेस क्या होती है, ईजिली एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन फॉर द इकोनॉमिक्स एज पर दी ऑफ मनी एज पर द इकोनॉमिक्स। ठीक, सो यहाँ पे क्या था, कॉइन्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, जो गोल्ड सिल्वर और कॉपर के जो कोइंस हुआ करते थे, दे वर एक्चुअली मिंटेड इनटू द सर्कुलर often in the bags sealed by money changers to pay for goods and services। तो यहाँ पे मनी के तौर पे गोल्ड सिल्वर या फिर पेपर का इस्तेमाल कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि एट दैट टाइम लोगों को दे वर हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दिस थ्री मेटल्स कम्प्लीटली, दैट इज़ वाई दे वर यूजिंग दीज मेटल्स। अब ये मेटल्स अबेंडेंस में तो कहाँ से आते होंगे, सो गोल्ड जो था वो अफ्रीका से आता था, अफ्रीका में सूडान। देन सिल्वर जो था वो सेंट्रल एशिया से आता था, और जो प्रीशियस मेटल्स एंड कॉइन्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से भी ये सारे मेटल्स और कॉइन्स आते थे, विच यूरोप यूज्ड दीज टू पे फॉर इट्स ट्रेड इन विद द ईस्ट। राइजिंग डिमांड फॉर द मनी फोर्स्ड पीपल टू रिलीज देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जो उन लोग के रिजर्व करके अपने पास रखते थे उसको उसको रिलीज़ करने के लिए, एंड द आइडियल वेल्थ इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, तो आई होप सो ये सारी आपको कॉइन्स और इकोनॉमी बेसिस पे जितनी भी उस टाइम की इकोनॉमी किस बेसिस पे, मनी किस बेसिस पे रहता था, वो आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस यहाँ पे आप ये जितनी भी मैंने स्लाइड बताई हैं इसका एक ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, जैसे कि दीज आर सम टाइम ऑफ द गोल्ड्स कॉइन्स। फिर ये एक ट्रेडिंग के टाइम पे सी पोर्ट के पास बेसिकली, क्योंकि सब मैरीटाइम ट्रेडिंग होती थी, तो यहाँ पे सारा का सारा सामान ला करके इसको फिर शिप्स के थ्रू ट्रेडिंग करी जाती थी। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट ईच एंड एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग रूट्स। हर एक एरिया या ट्रेडिंग रूट्स के बेसिस पे क्या है, सो ये पूरी तरीके से मीडिवियल इस्लामिक वर्ल्ड या फिर टाइम पे ट्रेड रूट्स ये इस तरीके से फैले हुए थे। इसमें इंडिया भी पूरी तरीके से, देखिए ये ऐसे यहाँ से पास होकर के आपका जा रहा है म्यांमार के साइड, फिर ये आपका चाइना एशिया पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज़ कवरिंग टू द दिल्ली और द इंडिया पार्ट। ये सारा जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देन आफ्टर ये आपका जो फोटो है, इट इज़ डिपेक्टिंग अबाउट दैट इजिप्ट हैज़ बिकम, कायरो हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ द ट्रेड। So these are somewhat are the tokens or the seal that are being used। ठीक, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली बाय वाया इमेज आई हैड मेड यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब आगे बात करते हैं लर्निंग और कल्चर के बारे में कि उस टाइम पे लर्निंग और कल्चर किस तरीके की थी। सो रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते थे, जिनको उलेमा कहा जाता था, नॉलेज जिसको कि अरेबिक लैंग्वेज में इल्म कहा जाता है, वो बेसिकली किससे डिराइव होती थी, तो कुरान से डिराइव होती थी। मीन्स द कुरान, मतलब जो कुरान होती थी इट वाज एक्चुअली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर देम। ठीक, देन मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट सुनना वॉज द ओनली वे टू नो द विल ऑफ गॉड। सो द विल ऑफ गॉड मतलब कि जो भगवान की इच्छा जानने के लिए, गॉड की इच्छा जानने के लिए, वो ओनली इट वॉज द बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट। देन एंड द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द वर्ल्ड। So it means the Quran was very much important at the time. अब there were certain questions that they were very confused, like what is the object of creation and how does one know what God wants for his creature, कि what God wants, that God क्या चाहता है। like other question, हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, कैसे कोई जो इतना बड़ा यूनिवर्स है उसकी मिस्ट्रीज को समझ सकता है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस जिसका जवाब दे वर सर्चिंग फॉर। ठीक है, देन उलेमा इन मिडीवियल टाइम डिवोटेड देमसेल्स टू राइटिंग तफसीर, क्या करते थे, तो दे राइट तफसीर एंड डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद ऑथेंटिक हदीत। ठीक है, सम कुछ जो होते थे उसमें वो प्रिपेयर करते थे शरिया लॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। देन शरिया का बेसिक मतलब होता है द स्ट्रेट पाथ टू गवर्न। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शरिया, तो शरिया जो है बेसिकली द लॉ विच इज़ यूज टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम्स विथ गॉड थ्रू रिचुअल्स एंड विथ रिचुअल्स मतलब इबादत
and with the rest of the humanity through social affairs. तो आई होप सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान समझ में आ गया होगा। उलेमा उस टाइम्स की क्या करते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स जिनको रिलीजियस गुरु कहा जाता था, ठीक है। और शरिया का क्या यूज़ होता है, सो इट इज़ यूज टू गवर्न द रिलेशनशिप of Muslims with God through rituals and with the rest of humanity through social affairs. So these are the very much important bullet points regarding the chapter. After this, I would like to tell that this precious knowledge regarding the Quran. So this is, you can see, is the Quran in the image. Quran is a book of Arabic divide into 114 chapters. इसमें कितने chapters हैं guys? So 114 chapters हैं. Chapters को आई suppose अरेबिक्स में सूरस कहा जाता है and arranged in descending order. Descending order में they are arranged, और इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, वो सबसे छोटा या फिर शॉर्टेस्ट होगा. अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ट्रेडिशन द कुरान इज़ कलेक्शन ऑफ मैसेजेस. कुरान क्या है, तो इट इज़ ए बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैसेजेस. अब ये मैसेजेस किसके हैं, तो इट इज़ अ मैसेजेस ऑफ गॉड. ये गॉड के मैसेजेस हैं जो इन्होंने भेजे हैं, सेंड करे हैं टू द प्रॉफिट मोहम्मद between 610 to 632 AD at the place in Makkah and then after it in Medina. ठीक है. So I hope so ये आपको समझ में आ गया होगा that Quran is actually the collection of messages. Then the use of Quran as a source material for the history of early Islam has posed some problems. तो अगर हम कुरान को सिर्फ इस्तेमाल करें एज अ सोर्स ऑफ मटीरियल फॉर द हिस्ट्री, मतलब इस्लामिक पीपल किस तरीके से रहते थे अर्ली इस्लाम की हिस्ट्री समझने के लिए, एंड इट विल पोज सम प्रॉब्लम्स. तो इस प्रॉब्लम्स को कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी उनको समझने के लिए आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर देन प्लीज़ स्टे सेफ and also subscribe our channel for the future updates. And if you feel this important and productive this video, then you can like also, and for any suggestion or comment you can, or any question you can comment in the comment box. Thank you so much.